अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत 40 आवासीय विद्यालयों की स्वीकृति दी गई है। गोपालगंज में 720 सीटों वाली विद्यालय भवन का निर्माण किया जाएगा। जेपी गंगा पथ पटना के निर्माण के लिए 4,000 करोड़ 199 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। आतंक निरोधी दस्ता में कार्यरत एवं प्रतिनियुक्ति पुलिस पदाधिकारी की मूल वेतन में 30% की अतिरिक्त भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। बिहार अमीन संभाग के प्रोन्नत तूफानों के लिए वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है। इन निर्णयों से बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में विकास और सुधार की उम्मीद है। शिक्षा, बुनियादी ढांचे और सरकारी कर्मचारियों की वेतन में सुधार लाने के लिए ये निर्णय महत्वपूर्ण है। इसमें एक तो ये प्रावधान किया गया है कि सिपाही संवर्ग के वेतनमान में बिहार राज्य के पदक विजेता तथा सहभागिता करने वाले प्रतिभावान उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु संशोधन किया जा रहा है। इसमें उसी का विवरण दिया गया है कि कौन कौन से खिलाड़ी इसमें अर्हता प्राप्त होंगे, जो बिहार राज्य के मूल निवासी हों और पदक विजेता की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम खेल अर्हता क्या होगा, किस वेतन स्तर के लिए, इसको निर्धारित किया गया है। जैसे वेतन स्तर 1, 2, 3 में किनको हम नियुक्त करेंगे, वेतन स्तर 6 में किनको नियुक्त करेंगे, 7 और 9 में किनको नियुक्त करेंगे, ये पहले से विवरण नहीं था, वो उन विवरणों को शामिल किया गया है। उसी तरीके से ट्रायल और परीक्षण के आधार पर भी मेधावी खिलाड़ियों की भर्ती कैसे की जाएगी और किन ग्रेड में की जाएगी, उसके लिए भी अर्हताएं निर्धारित की गई। और विशेष मामलों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की भर्ती से संबंधित एक प्रावधान किया गया है, जिसमें यह लिखा गया है कि चयन समिति को इस प्रावधान के तहत उन खिलाड़ियों की भर्ती और चयन पर विचार करने का विवेकाधिकार होगा जिन्होंने असाधारण प्रदर्शन कर देश का गौरव बढ़ाया हो। तो ये सब इसमें किया गया है। और इसके अलावा भी कितने कितने किए जाएंगे, जैसे नियम 7(3) में यह डाला गया है कि किसी एक खेल विधा में एक वर्ष में 5 पुरुष और 5 महिला उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति की जाएगी। उसी तरीके से दलीय स्पर्धा में यदि टीम के सभी सदस्य जिनके पास आवश्यक योग्यता है नियुक्ति या चयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करते हैं, तो चयन समिति टीम के सभी सदस्यों की नियुक्ति पर विचार करेगी। इस तरीके के ऐसे, चूंकि अब कुछ समय ये चल गया है यहाँ पे, तो जैसे जैसे नई चीजें समझ में आ रही हैं, उनके अनुरूप प्रावधानों में संशोधन किया गया है। और स्थायी रूप से 12,675 करोड़ 80 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। ये अधिसीमा है जिस हद तक सरकार ये कर सकती है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग का 27 नंबर पर एजेंडा है, जहां पर बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली में उन्होंने संशोधन किया है। और उनका ही 28 नंबर का भी है, जिसमें पॉलिटेक्निक शिक्षा सेवा नियमावली में भी उन्होंने संशोधन किया है। दोनों जगहों पर संशोधन जो है वो AICTE के नॉर्म्स के अनुसार किया गया है। क्रमांक 29 पर भी विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का एजेंडा है, जिसमें 46 राजकीय पॉलिटेक्निक एवं महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए कुल 177 पदों के अतिरिक्त सृजन की स्वीकृति दी गई और पूर्व से सृजित 44 पदों के प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई। उसी प्रकार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में क्रमांक 30 पर विज्ञान प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न कोटि के कुल 237 पदों की स्वीकृति दी गई एवं 192 पद जो अब उतने प्रासंगिक नहीं रह गए हैं, उनके प्रत्यर्पण की स्वीकृति दी गई। बेसिकली जो उनका पढ़ाई का स्तर है, जैसे मॉडर्नाइज हो रहा है, तो नए पदों की आवश्यकता है और पुराने कई पद अप्रासंगिक हो गए हैं, उसी के लिए उन्होंने इसको किया। क्रमांक 31 पर शिक्षा विभाग का है, जहां पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तें संशोधन नियमावली की स्वीकृति दी गई। क्रमांक 32 पर स्वास्थ्य विभाग का एजेंडा था, जिसमें किशनगंज, कटिहार, रोहतास, शिवहर, लखीसराय,
अरवल और शेखपुरा जिलों में नए चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पताल के निर्माण की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा ही अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों एवं उनके आश्रितों तथा पारिवारिक पेंशनरों की चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के संबंध में एजेंडा पर स्वीकृति दी गई। अगला एजेंडा सामान्य प्रशासन विभाग का है, जहां बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति में संशोधन किया गया और उसके द्वितीय संशोधन नियमावली 2025 पर अनुमोदन दिया गया। तो इसमें क्या चेंज हुआ सर, बताया जाएगा। क्रमांक 34।